नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। भारत एक विकासशील देश है, प्रगति के पथ पर है। दुनिया भर में आज इसे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस विकास की गति तय करेंगे हमारे देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बार बार एम्फसाइज किया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। देश में 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 वर्ष से कम आयु की है। तो शक्ति, युवा शक्ति हमारे पास भरपूर है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए ये युवा तैयार हैं? क्योंकि बात जब यहाँ हो रही है इनकी तैयारी की, तो एक अहम भूमिका निभाती है शिक्षा। और आज हम चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा पर। क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है। क्योंकि नया शिक्षा सत्र अभी शुरू हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना इस मुद्दे को। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। स्वागत है आप सभी का जनमंच में और स्वागत है हमारी जनता का। और प्रोफेसर कमल, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी यहाँ पर। उच्च शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा इशू जो आज जिससे ग्रसित है उच्च शिक्षा, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत ही पुअर हैं। और इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, आज हम IITs भी हैं राजस्थान में, IIM भी है, एम्स भी है, लेकिन टॉप 100 या 200 भी छोड़िए, कहीं भी हम फिगर आउट नहीं करते। राजस्थान छोड़िए, इंडिया भर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs, IIMs अपनी एक अलग ही इमेज रखते हैं, लेकिन कहीं फिगर नहीं करते। क्या कहेंगे आप क्वालिटी के बारे में? आपने सही पूछा है, क्वालिटी बहुत पुअर है। वैश्विक स्तर पे हमारा अस्तित्व है नहीं, करीब करीब नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। ये दुख की बात है। जो राष्ट्र आज अपने उन्नति के शिखर पर पहुँचे, वो राष्ट्र हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो सरकारों ने आखिर बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना नहीं किया जितना किया जाना चाहिए। आखिर आप देखिए, हम एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ जाना। शिक्षा है क्या? शिक्षा व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को निखारता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, नए मूल्यों का सृजन होता है। न तो संस्कृति की ध्यान है, न हमारे नए विजन की बात है। सोचा नहीं कि हम जा किधर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की बात है, राजस्थान में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेनेट का मेंबर भी रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक प्रभावित नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा राजस्थान के ऊपर। हमने बहुत कोशिश की कि राजस्थान का फोकलोर, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का साहित्य कुछ जुड़े, उससे नहीं जुड़ पाया। उससे मैं 1 दशक हुआ है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जहाँ स्टेट का फंडिंग है, UGC का फंडिंग है, कुछ और फंडिंग एजेंसीज हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ मुझे थोड़ी सी वेदना ही होती है कि न वहाँ रूल्स है, किस प्रकार से वाइस चांसलर का सिलेक्शन होगा, फैकल्टी आएगी, क्या सिलेबस होगा। तो वहाँ मुझे ये है, सरकार जो है ये वाह लेती है कि हमने इतनी एजुकेशन की आगे बढ़ा दिया हमने, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आप देखें नियम, कहीं किसी प्रकार के नियम नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, कि कुछ इंडस्ट्री के रूप में उनको चलाया जा रहा है। ब्लैक मनी है, जिनके पास ज़मीन है, वो जाकर के जो हमारा हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटी उन्होंने खोल दी। यहाँ तक कि 2 मित्र मिले कि क्या करते हो यार, बेरोजगार थे हम, लेकिन क्या कर रहे हो कि एक यूनिवर्सिटी खोल ली है। आज स्थिति ये है। डॉक्टर बंसल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जब हम बात कर रहे थे, तो एक और एस्पेक्ट आता है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो करिकुलम है और जो स्किल्स इम्पार्ट किए जा रहे हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं या नहीं है? क्या ये किया जा रहा है? वो एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय VC साहब ने कहा है कि भाई इन पर कंट्रोल होना चाहिए। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नियामक आयोग बना दिया है और वो इसी सच से उसने अपना काम करना चालू कर दिया है। नई जो सरकार की तरफ से है, पेपरलेस एडमिशन। अब कोई भी बच्चा लाइन में नहीं खड़ा होगा, केवल उसको ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा, उसको एक नंबर दिया जाएगा, वहीं से फीस जमा होगी और वो एडमिशन उसका लास्ट ईयर तक चलेगा। बार बार उसको लाइन में खड़े होकर के वो नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, पॉलिटिसाइजेशन जो हो चुका है। स्ट्राइक्स भी होती हैं, टीचर्स की भी होती हैं, स्टूडेंट्स की भी होती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि
पूरी जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी आइडियोलॉजीज़ को यहाँ पे पुश करने के लिए एम ये रहता है कि मेरा जो आदमी है या मेरा जो स्टूडेंट है वो जा कर के टॉप पे बैठ जाए, मेरिट हो चाहे ना हो उस बात की कोई फिक्र नहीं है। एक जो अजीब सा वातावरण, एक माहौल जो यूनिवर्सिटी कैंपस में हो गया है, जब हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा को और उस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने की, तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। फरवरी 2016 तक हायर एजुकेशन में 30 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। तो मैं कहता हूँ कि कई दुनिया के राष्ट्रों की कुल जनसंख्या भी नहीं होगी। अब जो सोसाइटी है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, मोरोवर हम कहें कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोसाइटी है, और उसके आधार पर उसी स्तर के छात्रों को जब तक हम निर्मित नहीं कर पाएंगे राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में जो अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 6% जीडीपी का हम खर्च करेंगे, यद्यपि अभी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी 70,000 करोड़ रुपए से अधिक उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। एक सराहनीय कदम है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसकी आलोचना भी की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि MBA और इंजीनियरिंग में जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं उनका केवल 25% ही एम्प्लॉयबल है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी जो है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कहेंगे कि जो एम्प्लॉयबल हैं उनकी क्वालिटी इस रूप में है कि दुनिया के जो 10 बड़े औद्योगिक संघ हैं या व्यावसायिक संघ हैं उनमें से आप देखेंगे 6 CEOs भारत के हैं। चाहे आप सुंदर पिचाई का नाम ले लीजिए, चाहे आप बिल गेट्स का जो उत्तराधिकारी सत्य नडेला उनको दे सकते हैं। तो इसी रूप में भारत से, राजस्थान से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम वो बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि MBAs और इंजीनियर्स हैं जो स्वीपर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम बड़ी मात्रा में चर्न आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, एक फैक्ट्री बन गई है, मैन्युफैक्चर होते जा रहे हैं, लेकिन उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। तो आज बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जॉब्स का क्रिएशन ये और क्वालिटी एजुकेशन ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे तो जॉब्स निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अभी कितने अच्छे शब्दों में सर ने सबके सामने यहाँ सरकार का बखान किया, ये सब किया। मैं सिर्फ एक शब्द पे बात करना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन में क्वालिटी। इन्होंने कहा क्वालिटी, क्योंकि मैं खुद चूंकि एक रिसर्च स्कॉलर हूं तो मेरे से बेहतर कोई इसको नहीं समझ सकता। जब तक हम लोग, अभी आपने कहा आपने यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं, जगह जगह दुकानें आपने खोल दी हैं, मैं सत्य कहना चाहता हूं हमें ये जरूरत नहीं है कि हम राजस्थान के अंदर जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज खोलें। हमें जरूरत है कि जो ऑलरेडी हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, जहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटी दे सकें, ज़्यादा ज़्यादा उनको अनुदान दे सके, वहाँ के लोग कैसे आगे बढ़े। नाम पर कुछ दूसरी बात, हम IIT खड़ा कर रहे हैं। आज हमारे लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कभी आपने उनकी स्थिति देखी है? उनको जो पैसा मिलने वाला होता है 8,000 रुपए जो उनको मानदेय मिलता है, जिससे वो अपना रिसर्च अच्छे से कर सकें। कितने नवाचार आ रहे हैं, कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं, इन सब की ओर ध्यान देना होगा। प्रोफेसर विद्या, आपसे यहाँ बात करना चाहूँगी। कमर्शियलाइजेशन एक एजुकेशन का हो गया है, एक प्रोफेशन जिसे एजुकेशन को माना जाता था वो कलंकित हो गया कहीं ना कहीं। आज ये कहा जाता है कि अगर पैसा कमाना है तो कॉलेज खोल लो, स्कूल खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो, ऐसी चीज़ हो रही है। टीचर्स हैं वो अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं साथ में। कहीं ना कहीं टीचर्स का लेवल भी अगर आप देखेंगे हर जगह क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम देखेंगे टीचर्स भी कई सारे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी प्रमोट भी होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड हम मीट कर पाएंगे? आस्था, आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं और मुझे इतना अंधकार में नहीं लगता सीन जैसा कि आप कह रही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े विशाल जनसंख्या वाले देश हैं और जहाँ पर हर तरह की शिक्षा प्रणाली, जिसको आप प्राइवेट एजुकेशन कहती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय कैटर नहीं कर सकते इतनी बड़ी जनसंख्या को, जिसको आप महंगी एजुकेशन कहती हैं, पर वो शिक्षा भी चाहिए जो सस्ती हो, सुलभ हो, सरलता से एक आम आदमी को, आम बालक को, ग्रामीण इलाके के बच्चे को मिल पाए। निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, पर मुझे लगता है पिछले 2-3 दशकों में हिंदुस्तान ने जो सफ़र किया है, जो जर्नी की है, वो बहुत बहुत आशावादी लगती है। जहां हम 3 दशक पहले थे वहां से हम कई गुना आगे आए हैं, पर बहुत कुछ करे जाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सुधारे जाने की ज़रूरत है। हायर जो अपनी एजुकेशन, उसमें तो आप बताइए ना कि कैसे उनका स्तर ऊपर उठे। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी कमेटी है जो ये सर्च करती है, ये देखती है कि कितने लोग जो PhD कर रहे हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है, कितने लोगों को सरकार पैसा दे रही है? एक भी ऐसा आप स्टूडेंट बता दीजिए। ये रिसर्च की बात पे हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रोफेसर विद्या,
आप जो बोल रही थी बिल्कुल मैं उसमें एक सिंस आपने कहा कि आज का युवा बिल्कुल क्लियर है अपने गोल्स के बारे में, एक्सपोजर है उनको, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि नॉलेज एक्वायर करना उनका एम नहीं होता है, एम होता है एग्ज़ाम पास हो जाए किसी भी तरह। आज नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम क्वालिटी की भी जहाँ बात कर रहे हैं, फर्जी डिग्रियां भी बट रही हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट का वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत से हैं जो क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं और जो अपना एक एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं आगे, बट ऐसा भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि बिल्कुल एक क्वालिटी की हम बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, बेसिक पे जब हम बात करते हैं तो एक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ या टियर 2 सिटीज़ में है, लेकिन जहाँ हम छोटे छोटे शहरों की बात करते हैं या अगर गाँवों पे आते हैं तो वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फैसिलिटी ही नहीं है उनके पास में कि वो हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सके। तो क्या वो एक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता? एक्सेस इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। छोड़िए, रीजनेबल क्वालिटी भी अगर उनको मिले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पहली बात आपने कही, मुझे लगता है कि मुख्य धारा का विद्यार्थी ऐसा नहीं है जी। जो नकल करना चाहता है या फर्जीवाड़े की तरफ अग्रसर होता है। निश्चित रूप से बहुत मेहनती, परिश्रमी, बिल्कुल, बहुत ही कुशल और मुख्य धारा के विद्यार्थी उसी तरह अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहता है। पर अपवाद यहाँ कहाँ है और उस चपेटे में भी कुछ युवा आ जाते हैं। पर मैं एक बहुत ही आशान्वित शिक्षक हूँ। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो जमीन से निकलकर, मिट्टी से निकलकर शिखर तक पहुँचे हैं। IAS की उन्होंने परीक्षाएं पास की और वो चमक रहे हैं सितारों की तरह। तो वो युवा जो है, वो विद्यार्थी है, वो मेरे सामने नजर में है। डॉक्टर बंसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नकल की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। पहले नकल के जो पकड़े जाने वाले बच्चे होते थे उनकी संख्या अति होती थी, अब तो लगभग नगण्य से हो गई है। कोई भूला भटका ही कोई व्यक्ति नकल करते हुए पकड़ा जाता है। और दूसरा जो नरसिंह जी ने कहा है, जो विश्वविद्यालय की जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण क्वालिटी ही है। यहाँ पर पहले एक स्थिति ये थी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पास गंगानगर, बीकानेर, ये सारे क्षेत्र हुआ करते थे। अब स्थिति मेरी बात सुनिए, आप बताइए ना, क्या जरूरत है कि आपको किराए की बिल्डिंग लेकर विश्वविद्यालय चलाना पड़ रहा है? मेरी बात सुनो, विश्वविद्यालय को दीजिए ना वो पैसा। आराम से सुनो किराए की बिल्डिंग ले रही है, आपको जमीन आपके पास है नहीं। जी, सुनो तो मेरा सवाल, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके पास एक विश्वविद्यालय में अति संख्या हो जाती है तो उन संख्या का निस्तारण करने के लिए कुछ विश्वविद्यालय शुरू में, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है भारत का जो शुरू में किराए की बिल्डिंग में नहीं चला हो। आप देख लेना। डॉक्टर बंसल, बात किराए की बिल्डिंग की नहीं, बात ये है कि जब हम शुरू तो कर देते हैं पर आज हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मैडम, धीरे धीरे होता है, लेकिन एक ही अगर बिल्डिंग पर आप बहुत अधिक स्ट्रेस रखोगे, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में अब केवल 2 साल ये रह गया जयपुर, तो इसका प्रभाव ये होगा कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा। पहले यहीं तो विश्वविद्यालय का काम क्या रह गया था, एडमिशन फॉर्म भरना और केवल एग्जाम कराना। ये मैं कहना चाहूँगा। जी जी, आप क्या कहेंगे सफी जी? सबसे पहले तो मैं मैडम को बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने आज 21वीं सदी में जो उच्च शिक्षा की बात कही, आज हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो सिलेबस है उसकी स्थिति क्या है, वो क्या 21वीं सदी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा सिलेबस है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो विश्वविद्यालयों में जो राजनीतिक पार्टियाँ जो हस्तक्षेप करती है, मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूँगा आपको कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति जी हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ नई सोच के साथ जो काम करना चाहा, तो सरकार उससे खुश नहीं थी और सरकार ने जो है दबाव बना के, दबाव में आके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। सरकार ने किसी प्रकार से बजट नहीं दिया, एक ऐसी कमेटी बना दी जो बिना बजट के कोई भी विश्वविद्यालय के विकास के बारे में सोच नहीं सकता। मैं नगेंद्र जी से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। सतवीर जी ने एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि जो कोर्सेज है, जो सिलेबस है, क्या वो इन टैंडम है जो अभी होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता एकेडमिक काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स जो हैं उसमें होने चाहिए? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, एकेडमिक काउंसिल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है विश्वविद्यालय का जी। और वो जितना उसमें एक से एक जो इंटेलेक्चुअल लोग जितने ज़्यादा होंगे, प्रोफेसर्स को जितना ज़्यादा तरीके से वो अपनी जो विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमिक्स में जो है नए नए विषयों को लेकर आने का जो उद्देश्य है वो पूरा तभी हो पाएगा जब लगातार एकेडमिक प्रक्रिया, एकेडमिक काउंसिल्स की जो मीटिंग है वो होगी। मोनल,
आपसे मैं बात करूंगी यहाँ पर क्या सोचती हैं आप बीइंग अ स्टूडेंट, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की? जब हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि हम फेस कर रहे हैं? यहाँ पर जैसा कि सब हायर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक जो यूनिवर्सिटी है या एक कॉलेज है वो सिर्फ टीचर्स या गवर्नमेंट से नहीं बनता है, उसके अंदर पूरा स्टूडेंट्स का पूरा प्रॉपर एफर्ट्स लगने चाहिए, जो कि जहाँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ में यहाँ पर लैग करते हैं। हमारे टीचर्स हमारे लिए इतने एफर्ट्स करें, जैसा कि अभी पहले ये प्रॉब्लम थी कि टीचर्स क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट हो गया है। मैं खुद महारानी कॉलेज की छात्रा हूँ, तो उनमें टीचर्स के लिए एक पूरा टाइम फिक्स हुआ है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक रहना चाहिए, बट अगर टीचर्स को वहाँ पर स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे तो वो भी कहाँ पे उनकी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। मैं बताना चाहूँगी कि जो राजस्थान में हायर एजुकेशन का जो भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हायर एजुकेशन का जो प्लान दिया है, लेकिन हायर एजुकेशन प्रॉपर कब हो? जब हायर एजुकेशन के लिए आपके पास प्रॉपर साधन होंगे। जब प्रॉपर साधन ही आपके पास नहीं है, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ खोल के, अलग अलग कॉलेजेस खोल के आप उनमें अपना फ़ंड यूज़ ले रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं, अगर उनमें वो फ़ंड दूसरे कॉलेजेस में यूज़ ना लेके उसी जो प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी चल रही है, प्रॉपर जो कॉलेज चल रहा है, उनमें ही ये फ़ंड यूज़ ले तो वो और ज़्यादा हायर हो सकता है। इस मुद्दे पर मैं डॉक्टर बंसल के पास आऊँगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर बंसल, सरकार की तरफ से कहीं पे एक उदासीनता नज़र आती है। अगर हम देखें फंड्स की जो अभी बात की गई है, शायद सही जगह वो एलोकेट नहीं किए जा रहे हैं, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, टीचर्स का कुछ पता नहीं है, और लैब्स जो हैं, अगर हम बोलें लाइब्रेरीज़ जो हैं इक्विप्ड नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएं, बनस्पत कि हम नए इंस्टीट्यूट्स खोलने की जो बात कर रहे हैं और फंड्स को वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो क्या है कि अभी जैसे लाइब्रेरी, अभी 19 करोड़ रुपया हमारी ये सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए अलॉट किया गया है, जिसका एक्सटेंशन हो रहा है। अब उसमें जो समय लगता है, समय अपनी वो होती है 19 करोड़ रुपया। यहाँ पर वास्तव में बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, उनके पास जगह नहीं है। 19 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया है। और इसके अलावा अभी आरपीएससी में अभी जुलाई में ही एग्जाम हो रहे हैं, जो बची हुई वैकेंसी है सरकार की तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और वो पूरी भर दी जाएंगी। ये जो अगला सेशन होगा इसमें शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए भी सरकार की तरफ से नॉन टीचिंग और टीचिंग की प्रोसेस में है, वो पोस्टें भरने के लिए सरकार की तरफ से जो अनुमति है वो मिल जाएगी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ उठाना चाहूँगी। प्रोफेसर कमल, आपसे जानना चाहूँगी, रिसर्च जो अभी हमने थोड़ी चर्चा भी की थी संक्षेप में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी कैजुअलिटी है रिसर्च। अगर हम देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कुछ अपवाद है, मैं मानता हूँ, अच्छा रिसर्च हुआ है यहाँ पर, पोटेंशियल है और नेशनली का इंटरनेशनली रिकग्निशन भी है उसका, मैं मानता हूँ। इसके अलावा और विश्वविद्यालय जितने हैं, रिसर्च की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ भी उतनी सुविधाएं नहीं है। मैं तारीफ तो कर रहा हूँ इसलिए कि कुछ रिलेटिवली ठीक है, लेकिन वैसे आप देखते हैं तो वो सुविधाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कहता ये पार्टी है वो पार्टी नहीं कहता, सरकार की प्रायोरिटी में हायर एजुकेशन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कोई भी सरकार रहे उसको प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है। प्रोफेसर विद्या, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जब हमने यात्रा शुरू की तो निश्चित रूप से हमने सोशल सेक्टर्स को, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, उसको हमने संरक्षण दिया, राज्य ने एड्स दी, सब्सिडीज दी और उसको आगे बढ़ाने की मदद की। पर जब हमने ग्लोबलाइजेशन की दौर में प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे खोले तो ये सारी मुश्किलें पेश आई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, आपने रिसर्च करा, आप प्रिंसिपल हैं महारानी कॉलेज की। मैं आज खाली एक दिन के लिए आया था, मैंने यहाँ पे नोटिस करा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गया था मैं, वो पूरा गंदा पड़ा है और उसमें रेलिंग बनी हुई है। क्या हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं? आप अभी लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की 19 करोड़ रुपए दिए, क्या हम सिर्फ 10,000 रुपये लगा के वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं बना सकते सर? भारतीय संस्कृति में शिक्षा जो है उसका विषय था सा विद्याया विमुक्ते, और अब समस्या ये हो गई कि केवल चर्चा इस पे होती कि सा विद्याया नियुक्ते, पूर्णतः व्यावसायिक शिक्षा, और शिक्षा कभी भी व्यावसायिक नहीं रही है। जब से बीजेपी सरकार आई है हिंदुस्तान में, तब से शिक्षा का इतना भगवाकरण कर दिया है। आपको मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। इतना शानदार विषय आया था राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार मेरे हिसाब से सर के बाद में, देव स्वरूप को सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया विषय है। उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है ये सबके सामने है। और अब आया है, सिर्फ उसने चड्डा पहन रखा था, क्वालिटी तो है नहीं, मतलब क्वालिटी है नहीं,
इसलिए उसको सिर्फ इसलिए आप कह रहे हो, बात कर रहे हो कि मंत्री हमारे इतना मैं अच्छा भी- काम कर रहे हैं, आप उतना कुछ अच्छा कहना काम चाह कर रहे रहे हैं। हैं, जी, गड्ढा पहनने के जी। कारण आप बीसी बना रहे हो अनपढ़ बिल्कुल, लोगों को। बिल्कुल। जी मैं आपकी बात जी मैं आगे, आप कुछ कहना चाह कहना चाहता हूँ, अभी रिसर्च की बात हो रही थी, जो पिछले कई दिनों से होता आ रहा था, रिसर्च सेक्शन में स्टूडेंट केवल अपना रिसर्च वर्क का आधा से ज़्यादा टाइम केवल रिसर्च के रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपनी फेलोशिप से लेकर के इन कार्यों में निकल जाता था। आज एक साल में वीसी साहब के द्वारा एक साल में किया गया है कि इसको रिसर्च सेक्शन को डिजिटलाइजेशन किया जाए। इसके साथ में नई जो लाइब्रेरी का किया है उसमें वीसी साहब ने कहा कि सबसे पहले रिसर्च वर्क के लिए ये लाइब्रेरी दी जाएगी। जैसे अभी सर वीसी साहब सर द्वारा बताया गया कि हायर एजुकेशन का लेवल तभी बढ़ सकता है जब रिसर्च का काम आगे बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको चुना लड़कों ने शोध अध्यक्ष जी। बनाने के लिए, रिसर्च जी। का अध्यक्ष बनाया। जी। कितने छात्रों की समस्या तुमने उठाई कि कितने लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जो लड़कों ने आपको दी, कितने लड़कों पर जाके आए आप? बताइए आप मुझे, जवाब दीजिए आप और। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने लड़कों को आपने स्कॉलरशिप दिलवाई? जितने जितने जो अदर पैसा आ रहा वो नहीं दिला पा जितने रहे हो अदर आप। यूनिवर्सिटी में आप अगर सरकार का बखान नहीं करिए, हम यहाँ पे एक न्यूट्रल छात्रों की बात करेंगे। नहीं। जैसा गुरुजी ने कहा, हम यहाँ बात करने आए हायर एजुकेशन में क्या मैं समस्या है, मैं क्या मैंने implement हो सकता है। मैंने सरकार की बात ही नहीं की, मैंने की है कि मैंने लाइब्रेरी सोल्यूशन नहीं, वो बात की बात है। जब तक संसाधन आप एक तरह बात करते हो, संसाधनों की बात करना चाहते हो। मैं सुनील जी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कई सारी चीज़ें हैं, ये भी नहीं हो रहा है, सरकार ऐसा कर रही है, विपक्ष के बारे में सब हम ये बात कर रहे हैं, पर अगर हम स्टूडेंट्स पर आते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कितनी बार रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, आपकी तरफ से जो चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपसे मेरा मतलब है, मैं एंटायर स्टूडेंट विंग की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर। आपकी तरफ से जो होना चाहिए उसमें क्या है? छात्रों को आंदोलन करने पड़ते हैं, सीट में बैठने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है, इसके लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए क्लासेस रेगुलर लेने आते हैं। उसके बावजूद हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़े। हमारी जो एडम ब्लॉक है इसमें क्यों आपकी बात नहीं सुनी जाती है? क्या बात आमने संवाद से नहीं बात पिछले 5 साल से आंदोलन चल रहे हैं कि सीटें बढ़ाई जाएं, बैठने की सुविधा नहीं है। इस हमारी जो एडम ब्लॉक है प्रशासनिक विभाग, इसको कंप्यूटराइज किया जाए। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 10-10 दिन से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पे? हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी जो अभी सिलेबस की बात कर रहे थे सर, पिछले गत दिनों में राजस्थान विश्वविद्यालय 4th सेमेस्टर के एक पेपर में ये सवाल आया कि पूर्व मुख्यमंत्री पर विवेचना करो और मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाओ। ये हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में कहीं उपलब्ध हमने तो देखा नहीं है। अगर ऐसा उपलब्ध है तो मैं सर से पूछना चाहूँ, आप हमें बताइए कैसा सिलेबस में है। देखिए मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, बड़ा मतलब छात्रों का जो इसमें रुचि, इनका आक्रोश जो है वास्तव में प्रशंसनीय है। एक तो बात महत्वपूर्ण जो आ रही है कि हम उच्च शिक्षा के भविष्य की बात कर रहे हैं, और उस उच्च शिक्षा के भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्पन्न हुआ यहाँ कि क्या ये राजनीति से पृथक नहीं हो सकती। तो राजनीति से पृथक होने पर ही इसका उन्नयन होगा, मेरा ये मानना है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनको ऑटोनॉमी जो प्रदान की गई थी वो इसी आधार पर प्रदान की गई थी कि किसी भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वहाँ के शिक्षक, वहाँ के छात्र, वहाँ के अनुसंधानकर्ता आपस में मिलकर सिलेबस बनाएं, वहाँ की क्या आवश्यकता है, उस प्रदेश की क्या आवश्यकता है। तो उससे कहीं हम भटक गए हैं ऐसा लग रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम नियमों को ताक पे रखते हुए जो शिक्षा के मुखिया बनाते हैं, चाहे एचआरडी मिनिस्टर हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, चाहे दूसरे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे डीन हो, तो हमको नियमों को, कानून को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जनमंच में जो चर्चा आज हमने की उसमें एक बात साफ है कि स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, या जो भी कंसर्निंग बॉडीज़ हैं जो उच्च शिक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको ये रूथलेस डिटर्मिनेशन करना होगा और अपना अपना पार्ट प्ले करना होगा। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।